ओके, स्टार्ट हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चों? कैसे हैं सब? अच्छे है सर। ठीक है सर। ओके, तो आज आपको पहले मैं ये गीत दिखा दूं 3 मिनट का, और ये 2 आवाज में है। ये ओरिजिनल सॉन्ग है, ये वाला। और इसके बाद जो दूसरा है, ये यहाँ पर मन्ना डे जी का, ये 2 मिनट का आपको सुनवाऊंगा। आप देखना, दोनों गीत में आप अंतर बताएंगे, उसके बाद पाठ पर आ जाएंगे। यहाँ से आरंभ करता हूँ। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा, जाग जरा। तेरी गठरी केसी देव, केसी दे, यानी 1935 में ये गायक हैं जो इसके हैं। धूप में छाव के लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा, जाग जरा। आज जरा सा कितना है ये, तू कहता है कितना है ये। आज जरा सा कितना है ये, तू कहता है कितना है ये। 2 दिन में ये बढ़कर होगा, मुंह फटोरूं जो। 2 दिन में ये बढ़कर होगा, मुंह फटोरूं जो। मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा, जाग जरा। नींद में माल गवा बैठेगा, अपना राप लुटा बैठेगा। नींद में माल गवा बैठे, ये कह रहे हैं नींद में गंवा बैठेगा। नींद में जो ये पिता है या कौन है, ये बच्चों को छोड़ के चला गया। जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। तो ये बहुत अच्छा भजन था। अब ये देखिए, मुझे बहुत सर्च करने पर ये मिला 1935 का है। अब देखिए 35, 65 और 21 कितने हुए? 86 ईयर्स ओल्ड, 86 वर्ष पुराना। आप सोच लें, है ना। ये गीत बाल गोविंद भगत में है। अब इसी को मन्ना डे जी ने गाया। अभी यहाँ एक चोर गठरी चोरा के ले जाएगा इन सूरदास जी की। अपना राप लुटा बैठेगा, फिर पीछे कुछ नहीं बनेगा, फिर पीछे कुछ नहीं बनेगा। लाख मचाए शोर, शोर मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा, जाग जरा। तेरी गठरी में ला चोर, चोर ले गया, देखो आपने देखा है ना। एक सेकेंड। तेरी गठरी में लागा, तेरी गठरी में लागा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ हाँ, आप ये देखिए बच्चे, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, दोनों गीत में अंतर बताना मुझे। देखिए उस समय रिकॉर्डिंग की वो सुविधा नहीं थी। इस गीत में और उस गीत में देखिए कितना अंतर है। इसको मैं बड़ा नहीं कर रहा, ये देखने के बाद। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा, जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा, जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर। ये अच्छा लगा ना?
जैसे जैसे हम Yes, आगे sir. बढ़ते गए तो सुविधाएं मिलती गई। ये रिकॉर्डिंग सेंटर में रिकॉर्ड किया गया होगा। तो ये जो रिकॉर्डिंग लैब होती, अब वो जो गाना है उसमें थोड़ी कर्कशता है, लेकिन ओरिजिनल वही है। ये मन्ना डे जी हैं, मन्ना डे जी का आपने नाम सुना होगा। और ये जो भजन है ये प्रभाती के रूप में ही है, तेरी गठरी में लागा। यानी जब तक हमें जीवन मिलता है तब तक हम जागते नहीं। कब जागते हैं? जब समय निकल जाता है। तो इसको आप बाद में देखते रहना। मैं पाठ पे आ जाता हूँ। क्लियर है? ओके बच्चों? Yes, sir. हाँ, क्योंकि नहीं तो पाठ रह जाएगा। आपको मैंने पीपीटी में इतना भेजा हुआ है, आप स्वयं देखें। तो आपको थोड़ी सी भूख लगा दी है कि आप ताकि ये खाना खाएं। चलिए जी, 10C आपका है पार्ट चैप्टर 11 ओपन विद। ओके बच्चों, एक और एक्टिविटी आप करना, इसके बाद में समय रहा तो पीपीटी आपको दिखाऊंगा। आपको मेरी बात सबको सुनाई दे रही है? हाँ, मैं पहले वहीं लेके चलूंगा आपको। हाँ ओके, पहले आपको मैं वहीं दिखा देता हूँ। एक सेकेंड बस, ये हो गया। सुबह तो नेटवर्क बहुत स्लो। राम वृक्ष बेनीपुरी जी को एक बार नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे लास्ट में देखिए आप, पेज नंबर 9 पर ही चलें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। देखिए, आप जो हैं इस तरह के ये बना सकते हैं। किसके लिए? पेज नंबर है ये आपका कितने पर है? 75, 74, 75। पाठ में ऋतुओं के बहुत ही सुंदर शब्द चित्र उकेरे गए हैं। बदलते हुए मौसम को दर्शाते हुए चित्र फोटो। आप में कोई बच्चा एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो के लिए आप संग्रह करना चाहे तो यदि किसी की रुचि हो तो वो कर सकता है। नहीं तो एक गतिविधि तो में दूसरी है। ये मैंने पीपीटी में नाम दिए हैं, आपने देखा आषाढ़, भाद्रपद, माघ, है ना। ये सब नाम जो मैंने दिए हैं विक्रम संवत कैलेंडर के मासों के यानी महीनों के नाम आए हैं। यह कैलेंडर किस माह से आरंभ होता है? चैत्र से होता है आरंभ। महीनों की सूची तैयार की है। तो सूची वहां पर ऑलरेडी तैयार है, आपको केवल उसके सामने दिनांक लिखनी है। मैं ये आपको बता दूं, ये आपकी सुविधा के लिए। जितना आप पोर्टफोलियो में संग्रह करेंगे उतने अधिक अंक आपको मिलेंगे। ये नहीं कि 2 किए और 5 अंक मिल गए। दिस इज नॉट फेयर। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। प्रभाती क्या होती? कोई प्रभाती का गीत आपको कहीं मिले वो भी कर सकते हैं। ओके, ये पोर्टफोलियो के लिए एक्स्ट्रा है, कंपल्सन नहीं है, लेकिन आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अलग से करना किसी जॉइंट पेपर पर या वैसे किसी आर्ट पेपर पर, ताकि हम बाद में आपको दिखा सकें। यहाँ तक हो गया था ये। अब यहाँ आ जाते हैं। पेज नंबर है जहाँ तक हुआ था मैंने नोट किया हुआ, आपने किया नहीं। 72 पर चलें। संगीत से ओतप्रोत है यहाँ तक। ये क्लियर है? सबसे पहले आशुतोष द्विवेदी जी आए थे। द्विवेदी जी अभी मॉडरेटर का काम कर रहे हैं। तो आप आज कौन पढ़ेगा जिसको अभी तक अवसर नहीं मिला? सबसे पहले बोलिए। यस सर। सर मैं पढ़ूंगा। सर मैं पढ़ूंगा। अमित सर। अरे दोनों को मिल गया है। पहले अमित पढ़ दें, उसके बाद आप दूसरे पढ़ दें। सर अमित पहले ही पढ़ चुका है। यस सर। ओके ठीक है। नहीं तो पढ़ा, अमित कभी कब पढ़ा? सर अमित पढ़ चुका है सर, कई बार पढ़ चुका। कोई बात नहीं, लड़ते लिया सर, मैंने नहीं पढ़ चुका है। हाँ, अमित के बाद आप चांस नहीं मिला। ठीक है, आपको मिलेगा इसके बाद। ओके हाँ, ये यहाँ तक पढ़वाने के बाद आप स्टार्ट करूं सर? हाँ करो। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। ओह, इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। देखिए यहाँ रेखा चित्र आया है बेटे का भी, कुछ सुस्त
और बोदा, बोदा कहते हैं कमजोर। गांव में आज भी हमारे यहाँ बोदा कहते हैं, अरे बहुत बोदा है। खड़ी बोली में क्या है कि आधा अर्ध व्यंजन फिर जुड़ जाता। ओके। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। हाँ, यानी जो जिसे कभी अवसर ना मिले क्लास में पढ़ने का, उसको उससे ज्यादा पढ़वाना चाहिए, है ना। यानी परिवार में जो कमजोर हो उसको अधिक घी मिले खाने को, उसके दूध अधिक दें, पेरेंट्स भी ध्यान दें ऐसे बच्चों पर। ये नहीं कि जो काम करता है उसी पर ध्यान दें। ओके, ये एक नसीहत भी है यहाँ। हाँ, आगे। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। समझदार और सुशील थी, सुंदर थी, यानी पतोहू यानी बेटे की बहू। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। हाँ, यानी घर को पूरा मैनेज करना, प्रबंधिका यानी घर का अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से चलाकर उसने भगत को जो है, जो घर परिवार की जिम्मेदारी थी उससे निवृत्त यानी छुटकारा दिला दिया, यानी उससे अलग कर दिया कि आप बाबूजी पिताजी आप मस्त रहो अपना खेती में, अपना भगवान भजन में, घर तो मैं संभाल लूंगी। ठीक है। इस तरह की आपको एक फिल्म लगी होगी, आपने देखी हो किसी ने, कौन सी है वो? नदिया के पार। देखी है किसी ने? सर दिखा दो थोड़ा। कौन दिशा देखिए से सर। हाँ लेके चला रहे, आया हाँ हाँ, कौन दिशा में लेके चला रहे पट। बहुत अच्छी फिल्म है और बड़ी दुखांत भी। जब बड़ी बहू घर में आती है तो देखो घर को कैसे संभाल लेती है। वही यहाँ वहां दो बेटे हैं, यहाँ एक ही बेटा है, उनका बेटा बीमार है। चलिए आगे पढ़िए। की खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। बिल्कुल। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहल बस उनके घर गया, यानी देखकर में पढ़कर विस्मित होकर मैं उनके घर गया। कौन गया घर, कोई बता सकता है? राम वृक्ष। राम वृक्ष बैनी। हाँ, लेखक यानी राम वृक्ष बेनीपुरी जी उनके घर गए। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा था। ढाक रखा। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। हाँ, अपने प्रेमी से जा यहाँ मिली। से थोड़ा सा कमान में अपने हाथ में लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा इसकी व्याख्या भी करता चलूंगा। ओके बेटा। ओके। यस सर। बोलो। यस सर। यस सर नहीं बोले। आत्मा परमात्मा, हाँ, आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहिणी, विरहिणी कौन है? आत्मा। विरहिणी यानी वियोगिनी, जो अपने नायक से, अपने स्वामी से अलग हो जाती है। तो यहाँ विरहिणी किसके लिए आया है? आत्मा के लिए। आत्मा जो है परमात्मा के से अलग होकर आई है और अंत में परमात्मा से ही अपने प्रेमी से जा मिली। प्रेमी कौन है यहाँ? परमात्मा जी, ईश्वर। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात? प्रश्नवाचक शैली है। मैं कभी कभी सोचता
ये पागल तो नहीं हो गए? अब आप ही देखें, ऐसे में ये कहें कि बहुत अच्छा हुआ, आत्मा तो परमात्मा के पास चली गई, बेटा रो मत। अब वो अपनी पतोहू को, अपने बेटे की बहू को बार बार जाकर ये कहें बेटा रो मत, उत्सव मना, तो लोग तो पागल कहेंगे। लेकिन बाल गोविंद भगत जो हैं वो सच्चे अर्थों में एक सन्यासी भी हैं, साधु भी हैं, और एक कृषक भी हैं, और कबीर पंथी तो हैं ही। कबीर का उनके ऊपर, साहब का उनके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव रहा है, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। देखिए, जो जिस व्यक्ति को, जिस साधु को, जिस सज्जन को आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वह जीवन मरण के प्रश्न से बहुत दूर चला जाता है। उसे ज्ञान हो जाता है कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कह गए दास कबीर। जिस संसार में आया है वो जाएगा। तो इसको हम सकारात्मक रूप में लेते हुए कि आज मेरी बारी तो कल किसी और की बारी है, बिछड़े सब बारी बारी, सबको बारी बारी जाना है, लेकिन कर्म करते हुए। यही तो गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। तो हम कर्म करते हुए कर्म में रत होते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने भी कहा है, हुई ना सो मृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे। यदि हमारी मृत्यु, मनुष्यता कविता में कहा है, 10th में बी कोर्स में पढ़ाई जाती है, बहुत अच्छी कविता है, आपको कहीं मिले तो आप पढ़ना, मनुष्यता कविता। हुई ना सो मृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे। आप कहेंगे सर मृत्यु भी अच्छी होती है क्या? हाँ, अच्छी होती है। गांधी जी को आप देखिए, गांधी जी कहाँ गए? गांधी जी तो हमारे मनों में हैं। नोट पर छापने से गांधी जी के आदर्श हम नहीं अपना सकते जब तक उनको मन में, उनको कर्म में धारण नहीं करेंगे। अब यहां से देखिए, बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया। बेटे का जब अंतिम संस्कार किया, कोई तूल नहीं किया, कोई भव्य प्रदर्शन नहीं किया कि बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं, बहुत साधारण रस्म अदायगी की। पतोह से ही आग दिलाई। ये बेटा ध्यान से सुनते रहना, मैं अभी इससे 13 दिन का समय होता है। पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग न कीजिए, अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय, बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था, पत्थर की लकीर था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारे की क्या चलती। तो यहाँ तक आपने ये पढ़ा, मैंने समझाया भी। अब आप में से कोई मुझे ये समझा दे कि इसमें पूरे में क्या बताया गया है। जिसको आज तक अवसर नहीं मिला वो बालक बालिका बोले, स्वयं बोले, सबको अवसर मिलेगा। आपकी दोनों क्लास बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। आप लोग मेरे से पहले ही ज्वाइन करने में, यानी आप में और मुझ में कंपटीशन रहता है कौन पहले ज्वाइन करे, तो कौन पहले उत्तर दे, ये भी कंपटीशन होना चाहिए। आरंभ करते हैं। अंजू, म्यूट कर लें बेटा। अंजू, यस सर। बेटे की, हाँ, इसमें क्या क्या बातें हैं आप ध्यान से देखिए जरा पहले। यस सर, इसमें देखिए, हाँ, आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है गुण दोष के आधार पर। हाँ जी, इसमें बताया गया है कि उनकी जो जो बाल गोविंद भगत थे, उनके पत्नी, उनके बेटे की जो
बहू थी, तो उन्होंने जब वो मर गए तो उन्होंने उनकी मतलब उनको आग लगाई उनकी चिता को, और फिर उन्होंने उनके जो उनके भाई थे ना, हाँ हाँ तो उनको उनके अपने घर पे ले जाने के लिए बोला। बोलो। तो ये जो रूप है बाल गोविंद भगत का, ये उनकी आधुनिक मानसिकता को दर्शाता है और उनके समाज सुधारक रूप को दिखाता है। यहाँ मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, और भी आप बड़ा कर सकते हैं, तो आप समझते जाएं सारे। देखिए, यहाँ केवल ये उद्देश्य नहीं कि पाठ पढ़ा दिया, बेटे की मृत्यु हो गई और पत्नी के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, ये सब हमें बताना उद्देश्य नहीं है। यह देखिए, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, पतोहू से ही आग दिलाई। क्या आज भी समाज में महिलाओं को ये अधिकार है? बहुत कम समाज में अधिकार है। बहुत कम है कि उन्हें शमशान भूमि तक जाने ही नहीं दिया जाता आज भी, कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। जैसे कुछ जगह मंदिरों में है साउथ में, अब शमशान में भी वर्जित है। हालांकि अब चलन में थोड़ा आधुनिक पीढ़ी है जो वो चली जाती है, लेकिन उन्हें भी नहीं जाने देते। हमारे यहाँ तो आज भी नहीं जाने देते। जाने देते क्या नहीं, एक परंपरा चली आ रही, जाता ही नहीं कोई। हालांकि कोई जाएगा तो शायद मने करने की स्थिति में कोई नहीं होगा, क्योंकि पुराने लोग सभी चले गए। पतों से ही आग दिलाई, ये समाज सुधारक रूप उनका दिखाई दे रहा है, यानी आधुनिकता है। वो परंपरावादी नहीं है, आधुनिक सोच वाले हैं। पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। यदि बाल गोविंद भगत स्वार्थी होते, अपने बारे में सोचते, तो क्या वो बहू को भेजते? आज भी हमारे समाज में ऐसा चलन चला है। अभी भी कुप्रथा मेरे तो अपने स्वयं के समाज में बहुत सारी भरी पड़ी है। मैं आपको दर्जनों भर किस्से सुना सकता हूँ जो इस तरह के परिवार में, रिश्तेदारी में, गांव में इस तरह के हैं कि बड़ा बेटे की मृत्यु हुई तो छोटे के रुपया दे दिया गया उस बहू का, वहां भी बात नहीं बनी तो उसे उसके घर भेज दिया गया। कभी हुआ, जीवन नारकीय ही बन गया। तो क्या अनुराग जी, क्या उस ससुर का दायित्व नहीं बनता कि उसे जब बेटी के रूप में लाया था, यानी बहू बनाकर लाए थे अपने बेटे की, तो क्या उसे बेटी बनाकर विदा नहीं कर सकते? उसका पुनर्विवाह नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? यस सर। यस सर। अनुराग से पूछा था, अनुराग बोला नहीं। हाँ जी। यस सर, कर सकते हैं अगर वो लड़की मतलब राजी एग्री हो तो फिर लड़की राजी हो, और एक बात देखो, लड़की राजी भी नहीं है तो यहाँ उसे राजी करना चाहिए, सोच बदल कर, कि बेटा आपका पूरा जीवन है। क्योंकि बाल गोविंद भगत सदा तो बैठे नहीं रहते। बाल गोविंद भगत के बाद इस बहू का क्या होता? तो उन्होंने अपना नहीं सोचा कि मुझे बुढ़ापे में कौन रोटी देगा, उन्होंने ये सोचा कि इस बच्ची का, इस बहू का आगे चलकर क्या होगा। तो ये दूरदृष्टि वाले जो ऐसे लोग होते हैं, जो संत परोपकारी होते हैं, जो आगे तक का विजन, अपना दृष्टिकोण रखते हैं समाज में। आप ये देखो, ये पाठ 40 साल, 50 साल, 60 साल पहले लिखा गया होगा। कितनी आधुनिक सोच है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। और समाज में ये कुसंगति, कुप्रथाएं आज भी उसी रूप में जड़ जमाए बैठी। बड़े भाई का देहांत हुआ, छोटे के, जिसको कल तक छोटा भाई अपनी भाभी माँ कहता था, आज पत्नी के रूप में वरण है। बोले वो मजबूरी है। मजबूरी हो सकती है कुछ जगह, मैं मानता हूं, लेकिन सब जगह तो नहीं। क्या है कि 1 साल का बेटा है, हमारे खुद परिवार में था, 1 साल का बेटा था कि वहीं रख लिया। दोनों परिवार संपन्न है। एक हमारी भांजी थी, जब उसके पहले पति का देहांत हुआ, उसमें उन्होंने बताया नहीं कि उसको कैंसर है। 6 महीने भी नहीं हुए उसका देहांत हो गया। आप ये देखिए, फिर उसका दूसरा विवाह किया। तो हो रहे हैं ना समाज में। यदि ये सोच रखे और वो ससुर ही, वो परिवार ही उसे बेटी बनाकर विदा करे, तो कितना क्रांतिकारी बदलाव आए। अभी किसी ने किया था,
पीछे न्यूज़पेपर में था, बहुत बखान किया गया था। राजस्थान में ऐसा एक व्यक्ति ने किया था। तो जो करते हैं वो समाज सुधारक होते हैं। देखिए कबीर के ऊपर जो इनका प्रभाव है, कबीर को इन्होंने आत्मसात किया है। कबीर को केवल ये नहीं कि कबीर के भजन गाए हैं। क्लियर है बच्चों? कितनी सारी बातें हैं इसमें, क्रांतिकारी बदलाव। और आपकी हमारी सोच भी समाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। मैं बहुत लड़ा हूं इन सबको प्रथाओं के लिए, लेकिन कहाँ चलने देता है कोई। कहते हैं मास्टर जी 2 शब्द अंग्रेजी के या हिंदी के पढ़कर हमें बात बताने चले हो। हमारी परंपरा तो यही है, हमारी इज्जत घर से चली जाएगी। इज्जत बताने लगते हैं और उस बेटी का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। चलिए आगे। बाल गोविंद भगत, हाँ जी। अब दूसरा जो भाई लड़ रहा था हमारा बालक, वो पढ़े आगे यहाँ से। बाल गोविंद भगत की मौत। अभी 12 मिनट है, हो सकता है जल्दी से। यस सर। हाँ जी। गोविंद भगत उन्हीं के अनुरूप हुई। हाँ। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। हाँ। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। यानी जो जीवन दर्शन है उसके ऊपर, और संत समागम यानी संतों के साथ बैठकर विचारों का आदान प्रदान करना, उनके आदर्श उच्च विचार सुनना। यानी स्नान में उतनी आस्था नहीं रखते थे। और ये होता भी है भाई, जैसी संगति बैठिए वैसी मति हो। पैदल ही हाँ। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक। यानी सहारा लेने, संबल कहते हैं सहारा लेने का क्या हक। और ग्रस्त किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। ये बहुत बड़ा संदेश है आपके लिए और हमारे लिए। ना किसी को खिलाएं, ऐसा नहीं कि घर पर आ जाएं। जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, अपने माता पिता का धन किसी पर ना लुटाएं। ये नहीं कहें कि ये तो मेरा मित्र है। मित्र सब हैं। जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, मित्रता तब निभाएं। अमेरिकन सिस्टम अपनाएं अपना अपना। अतः घर से खाकर चलते, किसी का खाते नहीं थे तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। और आप खेत खलिहान जाते होंगे, अपने कहीं भी जाते होंगे, तो किसी के यहाँ ना बैठें, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। और रास्ते में चाट पकौड़ी वाले की दुकान आती है तो उसे भी मना किया करें कि भाई अभी कुछ दिन रहने दे और ना खाएं। क्योंकि गांव में थोड़ा सा जीभ के चटोरे भी बहुत होते हैं। मैंने देखा कि चाट वाला आ गया, अभी जलेबी लेके आते हैं। तो इन दिनों प्लीज रहने दें। समझ रहे हैं आप? हाँ। आगे। रास्ते बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। खाने पीने के बाद भी थोड़ा बुखार आने लगा। अब मैं कमान अपने हाथ में ले। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, ज्वर। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले। नेम व्रत वो होता है जो नियम से व्रत किया जाए कि मुझे इतने बजे उठना है, 4:30 बजे उठना है, नहाना है, फिर पूजा करनी है और शाम को फिर संध्या करनी है। तो ये सब जब हमें जो इस तरह के लोग होते हैं, जो साधु संत होते हैं, भक्त होते हैं, सन्यासी होते हैं, जो कबीर पंथी होते हैं, बाल गोविंद भगत की तरह के लोग, तो ये नियम के पक्के होते हैं। नेम व्रत यानी नियम के पक्के। जो करना है वो ठान लिया तो ठान लिया। बुखार है लेकिन फिर भी बुखार में भी नहाएंगे, पूजा करेंगे। वही दोनों जून यानी दोनों समय, गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छीजने लगे यानी बीतने लगे, व्यतीत होने लगे।
लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया है। कोई बताएगा तागा टूटना क्या होता है? माला का एक एक दाना बिखराव है। माला में धागा, हमारे यहाँ तागा आज भी कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं धागे को? तागा? सिर्फ धागा ही कहते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ तागा कहते हैं। और तागा से भी पहले आधा ग और लग जाता है, तागा। क्यों हर्ष बढ़ाना? यस सही है ना? सर, यस हाँ, सर। तागा। तागा खड़ी बोली में यह है कि जो यहाँ पीछे है उससे पहले उसी का अर्ध व्यंजन आगे लग जाता है। और जैसे रोटी है तो रोटी, समझ रहे हैं आप? तो खड़ी बोली में ये बहुत प्यार दुलार है कि उसका ये रोटी ऐसे। चलिए लिख दिया, आगे चलें। किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। वेरी सैड, बहुत दुख है। पता चला, क्या पता चला कि वो, यह देखिए माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। देखिए ये प्रतीक है बेटा, प्रतीक। देखिए तागा टूटना, दाना बिखरा हुआ, यानी आपको पहले एक तरह से आभास होने लगा कि कुछ अपशकुन होने वाला, कुछ बुरा, जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ है। 2 दिन रहकर साथ जाने, टूट गई है माला, मोती बिखर गए। 2 दिन रहकर साथ जाने, किधर गए। तो बाल गोविंद भगत जी चले गए। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर यानी अस्थि पंजर पड़ा है, केवल शरीर मात्र पड़ा है। आत्मा कहाँ गई? अनन्या, आत्मा कहाँ गई? परमात्मा जी के पास। परमात्मा के पास। हाँ जी, अपने प्रेमी से जा मिली। प्रेमी से प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। ये है वो प्रेमी से प्रेमी मिले, आत्मा परमात्मा में मिल जाए, यही उद्देश्य। आगे देखिए आप, ये पाठ पूरा हुआ। अब इसके एक बार प्रश्नोत्तर देख लें और फिर मैं थोड़ा सा इससे पूछूंगा भी। वो जो गतिविधि है वो भी मैं आपको बता दूं। ये देखिए 1 से 8 तक के सारे यहाँ कर लें, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। 9, 10 भी आप कर लें, और ये 11 भी आप कर लें, 12 छोड़ देना, 13 आप कर लें, और 14वां जो है केवल ये मौखिक के लिए है आपके लिए। फिर भी जिस बच्चे को लगे कि मुझे कुछ बाधा है, कुछ परेशानी है, तो वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में 10 क्रिया विशेषण छांट कर लिख सकता है। नहीं तो आप इसमें भी अपनी पाठ्य पुस्तक में भी छांट लें, जैसे आपको अच्छा लगे। इसमें कंपल्सन नहीं, लेकिन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा पद परिचय के लिए, पद परिचय में काम आएंगे। एक जो ये मैंने यहाँ बताया है, ये मैंने अभी व्हाट्सएप पर भी भेजा था आपको सुबह ही, ये ताकि आपको याद रहे कौन कौन से प्रश्न है। ये उसमें नहीं है, तो ये आप ये वाला ये गतिविधि के रूप में पोर्टफोलियो में लगाने के लिए आप देखिए, जितनी संख्या मैंने बताया ना, आपके 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो फुल मार्क्स आप पाएंगे। और वो ये देखना पड़ेगा क्वालिटी वाला वर्क है या नहीं है, और ये नहीं कि 2 एक्टिविटी की या 3। देखिए पोर्टफोलियो में कोई लिमिट नहीं है, आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही अपने शिक्षक को प्रभावित करेंगे। 5 अंक का पोर्टफोलियो है, 5 अंक का मल्टीपल असेसमेंट है, और 5 अंक में लिसनिंग है, यानी सुनना, श्रवण, और 5 में स्पीकिंग। तो इस तरह से इंटरनल आपके क्लियर है? ओके। ये आपने कठिन शब्दार्थ देखे, वहां भी मैंने आपको बताए थे।
प्रभाती के बारे में भी मैंने दिया है पीपीटी में। अभी 3 मिनट हमारे पास बची हैं। एक बार मैं पीपीटी पर लेकर चलूं आपको, ये यही है, पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। जब तक ये ओपन हो तब तक आपसे 1 मिनट बात कर लेता हूं। हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप लोग सब? और पढ़ भी रहे हैं या अभी थोड़ा सा परखूंगा आपका ज्ञान? यस सर। आशुतोष एब्सेंट कौन है बेटा? सर एब्सेंट सर अभी किसी ने लेफ्ट किया है सर, अभी तक तो सब प्रेजेंट है सर। ओके ओके, चलिए, नहीं हो पाया किसी वजह से, फिर मैं जा रहा हूँ। अभी 2 मिनट हैं, हो जाएगा तो तब तक हो जाएगा आराम। सर निशांत ने सर अभी क्लास लीव की सर, तक कोई प्रेजेंट बात था। हाँ, कोई प्रॉब्लम आ गई हो, होता है। हाँ जी, ये चलते जाएं। आपको ये यहाँ तक हो गया था। कबीर जी, देखिए आत्मा परमात्मा में मिल गई। मैं 1 सेकंड पॉइंटर भी ले लेता हूँ, पेन और इंक भी मैंने ले ली। ये ओके, ये वाले, हाँ। आत्मा परमात्मा में मिल गई। अब बेटे को मुखाग्नि दिलवाना, ये गंगा स्नान में गए, संत समागम। ये ग्रामीण संस्कृति भी आप अलग से भी, यदि किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप एक अतिरिक्त गतिविधि, देखिए खाली समय को कैसे आपको व्यतीत करना, इस तरह का आप चित्र बना सकते हैं। ग्रामीण संस्कृति की झलक पोर्टफोलियो में, वो भी मैं काउंट करूंगा। हर सेक्शन के बच्चे के लिए कंपल्सन नहीं होता, पोर्टफोलियो में सबका कार्य अलग अलग होता है। एक बच्चा मान ले प्रेयर में अच्छा करता था, जिस समय प्रेयर हुआ करती थी 1 साल पहले, तो उसको भी हम पोर्टफोलियो में काउंट करते थे कि स्टेज पर उसने कुछ बोला या किसी डिबेट में उसको पुरस्कार मिला, वो भी हम पोर्टफोलियो में सब काउंट करते थे। ओके, नेक्स्ट, ये धान की रोपनी है, ये मैं आपको बताया था। ये आप जैसे इसका समय लिख सकते हैं, कब से कब तक है। जैसे फरवरी से मार्च है, मार्च 14 तक आपने किया, तो यहाँ 15 मार्च से 14 अप्रैल तक कर सकते हैं आप। क्लियर है बेटा? साक्षी, अनन्या? यस सर। किसी को कुछ परेशानी हो तो पूछ सकता है, समय होने वाला है। तो इसको एज इट इज और थोड़ा कलरफुल बना सकते हैं। जैसे आषाढ़ और श्रावण मास है, भाद्रपद है, इनमें बादल क्लाउड बना सकते हैं, तो छोटे से उसमें, और क्लाउड में भी आप बना सकते हैं अलग अलग महीने। कितना अच्छा आइडिया दिया आपको मैंने अभी। कैसे बनाएंगे देखिए, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। यहाँ आपने चैत्र कर लेंगे, कितना अच्छा लगेगा। और इसका समय नीचे लिख दें, और अंग्रेजी महीने को इसमें क्या क्या क्या, और लिखने की आवश्यकता नहीं, वो जो कोष्टक में लिखेंगे कि 15 मार्च से और 14 अप्रैल तक, तो ये आपका मल्टीपल टास्क हो जाएगा। एक तरह से आप बहुत कुछ बता पाएंगे इसमें। फिर इधर दूसरा क्लाउड बना दें थोड़ा और ढंग से, ये ऐसे बना दें, है ना, चिड़िया की तरह बन गया। वैशाख नंदन बना दे। वैशाख नंदन आपको याद है क्या किसी को? कौन होता है? पाठ तो पढ़ाया था आपको 9th में, मैंने नहीं पढ़ाया था, बड़ौनी सर ने पढ़ाया था, लेकिन आपने, हाँ जी, कैसा लगा मेरा ये आइडिया? ये हाँ, क्लाउड वाला अच्छी तरह से। और बीच में आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हिंदी महीनों के, विक्रम संवत महीनों के नाम कैलेंडर के अनुसार, पहला महीना आता है चैत्र का, तो इस तरह से आप ये करेंगे, बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ, 2 मिनट ऊपर हो गई। हाँ, ज्यादा समय तो नहीं लिया। नो सर। नो सर। तो कैसी लगी हमारी आज की क्लास? आप हमें लिख भेजिए हमारी वेबसाइट